Namaskar. Welcome to the first debate for the 70th BPSC इंटरव्यू एग्जामिनेशन। डिबेट के बारे में कहा जाता है कि डिबेट इज ए हेल्दी डिस्कशन विच एनहांस आवर नॉलेज। तो हम लोग इसी बात को लेकर के डिबेट करने के लिए आए हैं। और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इज ब्यूटी ऑफ लाइफ। ये जानते हैं हम लोग कि हर चीज़ों में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, डाइवर्सिटी होना चाहिए। उसी चीज़ को लेके हम लोग चलते भी हैं, आगे बढ़ते हैं, समाज में हो या इकोसिस्टम में हो, इस डाइवर्सिटी का हम सम्मान करते हैं। आज के हमारे डिबेट का दो टॉपिक है। एक है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि काफी चर्चाओं में रहता है। आप एक छात्र होने के नाते, भावी एस्पेरेंट्स होने के नाते, भावी सिविल सर्वेंट्स होने के नाते, और साथ के साथ एक सामान्य नागरिक होने के भी नाते इस बात पर आपको पकड़ होनी चाहिए कि हमारा देश, हमारा समाज किस तरीके से आगे बढ़े। म्यूट कर लेंगे। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ सारे के सारे छात्र उपस्थित हैं। इनमें बहुत सारे छात्र आज चर्चा में भाग लेंगे। तो मैं उन सभी छात्रों का स्वागत करता हूं, छात्राओं का स्वागत करता हूं जो इसके फेवर में बोलने वाले हैं। फेवर में बोलने वालों में नाम में से है राशिद रब्बानी, मनीषा रानी, रूपम, रोहित, शिल्पा, पंकज, प्राची, कनक, संस्कृति, रिया, रंजन। और इसके अगेंस्ट में जो बात रखेंगे वो उसमें है विशाल उपाध्याय, पी कुमार। और अगर कोई इसके अगेंस्ट में या फेवर में बोलना चाहते हैं तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दें। डॉली, आप किस में बोलना चाहेंगे? सर मैं साक्षी चलिए, फेवर तो में बोलना चाहूंगी इसको दोनों टॉपिक। सर मैं रितिका सारे लोगों का नाम है, सब लोगों को मौका देंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने में सबसे पहला मौका जो देते हैं इसमें राशिद रब्बानी को देते हैं कि ये यूसीसी के फेवर में बोलना चाहती है। सर मेरा नाम नहीं है सर, राजन है सर, शायद रंजन बोले थे आप सर। हाँ, राजन आपका नाम है। ओके। सारे लोगों का नाम नहीं लिए हैं। तो राशिद रब्बानी। जी सर, गुड इवनिंग सर। हेलो, यस, गुड इवनिंग। आई आप एम अपना पक्ष रखें ऑडिबल? यूसीसी के फेवर में। ऑडिबल। सर देश के संविधान में सर आर्टिकल 44 में सर यूसीसी की बात की गई है सर। जब हमारा संविधान बन रहा था तो इसमें बोला गया था कि जब देश परिपक्व हो जाएगा तो आगे जो होता है हमारी सरकार जो है यूसीसी लाने के प्रयास करेगी सर। तभी हाल फिलहाल में सर उत्तराखंड की सरकार ने सर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया हुआ है सर। तो सर यूसीसी लाने का सर मेन रीजन है कि सर देश में सर सिविल और ये पॉलिटिकल जितना भी दोनों को सर एक समान करने के लिए सर, जैसे सिविल राइट्स होता है और ये क्या बोलते हैं क्रिमिनल लॉ को जो होता है क्रिमिनल्स एक जैसा करने के लिए सर। जी सर। ओके, नेक्स्ट सर आगे रोहित। से दूसरे को मौका दीजिए सर। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रोहित। रोहित हैं? रूपम। हाँ, रूपम है क्या? नेक्स्ट बोलिए सर। आप बोलिए पंकज, आपका भी नाम है। हाँ सर, हाँ सर। यूसीसी लाने का उद्देश्य क्या था कि हमारे संविधान में आर्टिकल 44 में दिया गया। इसका मतलब हुआ कि एक देश एक रूल, एक देश में एक रूल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पहले संविधान में जो बनाया गया कि सिविल राइट्स अलग हो गया, क्रिमिनल राइट्स अलग हो गया, तो इसमें दिया गया कि एक देश में एक रूल रहेगा, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जो भी उसका रिलीजन है, पर्सनल लॉ है, उसको अलग कर दिया गया कि जो भी आपका पर्सनल लॉ है सब मतलब एक साथ रहेगा। पहले क्या था कि संविधान में अभी जो है उसको किया गया कि जो भी पर्सनल लॉ है वो सबका अलग हिसाब से चलता है। जैसे इस्लाम में है वो शरीयत के हिसाब से चलेगा, और हिंदू में है तो हिंदू कोड भी लाया गया, लेकिन उसमें इस्लाम का अलग हो गया, बाकी जैसे क्रिश्चियन का है वो अलग हो गया। तो उसमें इसमें ये किया गया कि इस्लाम हो या क्रिश्चियन है, कोई भी हो, सब एक नियम से चलेगा। तो इसको आर्टिकल 44 में दिया गया, मतलब कि डीपीएसपी में। तो इसको तत्काल लागू नहीं किया गया क्योंकि सब लोग, क्योंकि उस समय देश के लिए अलग अलग समस्याएं थी, तो उस समस्याओं को जैसे देश नया नया आजाद हुआ था, भूखमरी थी, अलग अलग समस्याएं थी, उस समस्याओं को टैकल कर लिया जाएगा। तब उसके बाद धीरे धीरे इसको फेज वाइज में इसको लागू किया जाएगा, और इसको स्टेट के ऊपर दिया गया कि स्टेट अपने 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 स्टेट में इसको लागू करे, और देश की जनता को भी इसमें जागरूक करे, और
और दूसरा चीज इसमें ये था कि उस समय लागू नहीं करने का कि वो देश की जनता उस समय उतना शिक्षित नहीं थी, उतना अवेयर नहीं थी। लेकिन अभी जो है ये राइट समय है इसको लागू करने का, क्योंकि अभी हमारा देश जो है अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है। उसके बाद आपका जो लिटरेसी रेट इतना हाई हो गया है 80% के आसपास। तो अभी लोग जागरूक भी हो गए हैं और ज्यादा स्ट्रेंथेंड भी हो गया है हमारा देश। तो अभी उसको लागू करने का सबसे राइट समय है। और ये इससे क्या होता है कि जो देश का जो रियल सेक्युलरिज्म है वो लागू होगा। उसके बाद देश को ये इंटीग्रेट करेगा। इसके बाद जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है उसको खत्म करेगा। इसके बाद जो इसका सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है वुमेन को लेकर के। तो वुमेन को लेकर के हमारा सुप्रीम कोर्ट में जैसे सायरा बानो शाह बानो केस था, तो उसको भी देख सकते हैं। तो वुमेन को ज्यादा राइट देगा, जो ट्रिपल तलाक वगैरह है तो वो सबको खत्म करेगा। इसके बाद किसी का भी जो आर्टिकल 25, 26, 27, आर्टिकल 15 के तहत जो हमारे धर्म का स्वतंत्रता दी गई है तो उसको वो छीन नहीं रहा है। सब लोग अपना धर्म वो भी सेम रहेगा। इसके आने से ये नहीं है कि जो आपका धर्म का जो स्वतंत्रता है वो चला जाएगा, वो चला नहीं जाएगा, वो बरकरार रहेगा। गुड। हाँ यही। ओके, नेक्स्ट सागर, आपका नाम सागर ही दिख रहा है। सर हम भी बोल रहे थे सर, मेरा आवाज यूपीपीसी नहीं आया था। हम तो स्टार्ट किए थे बोलना, इससे पहले मेरा नाम लिए थे सर, रोहित कुमार। अच्छा सर मैं बोलूं सागर विशाल? सागर पहले बोल लेंगे। हाँ विशाल बोलिए आप। जी, मैं यूजीसी के अगेंस्ट में बोलना चाहूँगा। जैसे अभी पंकज जी ने कहा ये राइट टाइम है, तो ये राइट टाइम कौन डिसाइड करता है? इसको डिसाइड करने के लिए देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी मामला जाता है वो पर्टिकुलर मामला होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है जो डेटाबेस करके उसको जांच पड़ताल करे। इसीलिए देश में विधि आयोग बना हुआ है। 2018 में 21वां विधि आयोग का स्पष्ट रिपोर्ट है। जो यूसीसी है ना तो अनिवार्य है ना ही जरूरी है। जब विधि आयोग इतना जांच पड़ताल करती है, वो ये देखती है कौन से मुद्दे आवश्यक हैं, कौन सी धारा, कौन सी कानून लगाना चाहिए, किसको हटाना चाहिए, उसका अपना ही रिपोर्ट है। तो किस आधार पे हम लोग कह सकते नहीं ये राइट टाइम है? इकोनॉमी बढ़ने से ये जरूरी थोड़ी है कि आप किसी का लिबर्टी छीन लेंगे। प्रियम्बल में ही लिबर्टी आप कॉन्शियस दिया गया है, और अगर इतना ही आवश्यक चीज था तो इसको फंडामेंटल राइट बनाया जाता। फंडामेंटल राइट में 25 से 28 तक हर किसी को अपना धर्म मानने का अधिकार है। आप कह रहे हो देश में यूनिटी होना चाहिए। अपने देश की यही तो खूबी है कि घाट घाट पे बदले पानी, पग पग पे बदले बानी। यहाँ पर हमेशा डाइवर्सिटी को ही प्रमोट किया जाता है। एक आदमी, जैसे आप कह रहे हो कि तलाक की बात किए, इस्लाम में या किसी और पे, सबसे पहले इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये जो मामला ज़रूरी है या एक एजेंडा है, और उसके बाद कैसे इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। किसी पार्टी के एजेंडा को देश की आवश्यकता नहीं बताया जा सकता। जब देश की लिटरेसी इतना बढ़ती जा रही है, आप बता रहे हो, तो जितनी भी सोशल बुराइयां थी वो धीरे धीरे घटती जा रही हैं, जैसे जनसंख्या का था। अब जनसंख्या को रोकने के लिए कोई बहुत ऐसा नियम कानून तो बनाया नहीं गया, लेकिन जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1 पे अपने आप आ गई, क्योंकि लोग अवेयर हो गए, जानते गए। तो जो अवेयरनेस बढ़ता जाता है और समाज में जो बुराइयां आती जाती हैं वो धीरे धीरे घटती जाती हैं। कई बार आप फोर्स लगा के किसी चीज को रोकते हैं तो जो सामाजिक ताना बाना होता है, जो बहुत जटिलता से बुनता है, वो अचानक टूट जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे बहु विवाह की प्रथा है, बहु विवाह अब आप देखोगे डेटा के आधार पे तो बहुत माइन्यूट लोग जो है इसको फॉलो करते हैं। आज की इतनी महंगाई के दौर में, पढ़ाई लिखाई के टाइम पे बहुत ही रेयर होंगे जो बहु विवाह को फॉलो करते हैं। अब उसी आधार पे आप मेजोरिटी के लिए कोई कानून बना दो। या जैसे तलाक की बात की आप, इस्लाम में तलाक का जो कॉन्सेप्ट है कुरान में, वो तलाक सुन्नत है, जिसमें ये कहा गया कि अगर जैसे कोई पति पत्नी इस्लाम में तलाक लेना चाहते हैं, एक बार वो तलाक बोलते हैं, उसके बाद 3 महीने का टाइम होता है। उस दौरान अगर वो आपस में समझते हैं कि नहीं हमसे गलती हुई, या उनके फैमिली वाले समझाते हैं, तो वो दोबारा अपने रिश्ते को जोड़ सकते हैं। फिर भी नहीं, अगर उनको समझ में आता नहीं हमें आगे बढ़ना है, दूसरी बार वो तलाक बोलते, फिर 3 महीने का टाइम होता है। अब आप एक नया सिस्टम बना दो, नहीं आपको तलाक लेना है, सीधा जाइए कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं आप मेरा अधिकार छीन रहे हो कि नहीं छीन रहे हो। मुझे अपने नियम से तलाक देना है, समझना है। जो तलाक बिद्दत था, जो बुराई था ट्रिपल तलाक का, उसको एक नया कानून बना के हटा दिया गया है। तो एक कानून से अगर एक बुराई हट गई तो कोई जरूरी थोड़ी है कि पूरी जो भी माइनॉरिटी है या और सारी चीज़ें हैं उनके मन में इनसिक्योरिटी भरा जाए। तो इसीलिए ये आवश्यक नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे पर्दा प्रथा था, पर्दा प्रथा एक समय की ज़रूरत के हिसाब से सही था, क्योंकि लोग
जैसे उत्तर भारत में तमाम आक्रांता आए, चाहे वो अरब से आए चाहे जहाँ से आए, वो महिलाओं को देखते थे, उनको पकड़ ले जाते थे, अपहरण करते थे, गलत कार्य करते थे। उसको बचाने के लिए पर्दा प्रथा शुरू किया गया। वो एक जरूरत के हिसाब से शुरू किया गया और एक सामाजिक बुराई बन गया। लेकिन आज के टाइम पे देखिए वो अपने आप घटता जा रहा है। उसके लिए आपको नियम कानून बनाने की जरूरत नहीं है। यही अगर विवाह का ले लें तो हिंदुइज्म में जो विवाह होता है वो उत्तर भारत में रात में होता है, दक्षिण भारत में दिन में होता है। एक ही कम्युनिटी के लोगों में इस तरीके का प्रथा क्यों है? क्योंकि वो ओके सागर, आप उत्तर भारत में वाइंड अप बहुत करने का सारे प्रयास करें। आक्रांता थे और इसीलिए वो विवाह को लो प्रोफाइल रखा जाए ताकि लोग जान ना पाए, लूटपाट ना हो, उसलिए शुरू किया गया। अब वो एक सिस्टम बन गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बुराई है वो हट नहीं सकता है, वो अपने आप हट जाता है। इसलिए ये आवश्यक नहीं कि उसको छेड़छाड़ किया जाए और बहुत सारी चीजें जो बनी बनाई हैं उसको तोड़ दिया जाए। ओवर टू जो भी फेवर में है, बाकी ओके, बताएं। बिल्कुल सागर, आपने कहा कि लोगों के जो कस्टम्स हैं, जो रिलीजन्स हैं, उस पर छेड़छाड़ करने का प्रयास सरकार के द्वारा नहीं होना चाहिए। और मेरा यही रहेगा कि आप लोग यूसीसी को ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में लेके जाएं। इसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं, जैसे मैरिज के एक्ट हैं, इनहेरिटेंस के हैं, मेंटेनेंस के हैं, गार्जियनशिप के हैं, डाइवोर्स के हैं, एडॉप्शन के हैं, सक्सेशन के बहुत हैं। सारे सक्सेशन के हैं, बहुत सारे अलग अलग कोर्ट केसेस हैं, उसका भी जिक्र करें। हम लोग थोड़ा सा मेच्योरिटी को दर्शाएं। और अच्छा बोला जिन भी वक्ताओं ने बोला। और हमारे बीच हमारे कलीग कार्तिकेयन जी भी हैं और सुन रहे हैं वो भी, और आपको आने वाले समय में थोड़ी देर के बाद वो भी अपना इनपुट देंगे। तो अगला जो वक्ता है वो डॉली कुमारी अपना पक्ष रखेंगे। रुपेश जी, मैं एक चीज कहूंगा सर, मैं कि टाइम बाउंड किया जाए, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 1 मिनट, हाँ हाँ, वो है, हमारे पास अलार्म है। ठीक है, ठीक। जी सर जैसे डॉली अब है। सागर जी बोल रहे थे कि हाँ हाँ, कुछ बनी बनाई हुई चीजें होती है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सारी चीजें सही है। कुछ कुछ जगह पे भेदभाव, जैसे कि इस्लाम धर्म में वो तुरंत ही तलाक मिल जाता है, तो वो तो गलत, मतलब गलत नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत वो ये है। लेकिन जैसे अभी 21वीं लॉ कमीशन की बात उन्होंने की, तो जैसे 22वीं लॉ कमीशन अभी उन्होंने कहा है कि जिसको भी जो दिक्कत है, समस्याएं आ रही हैं यूसीसी लागू होने से, जो भी उनको दिक्कत है, वो सब जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से विचार विमर्श मांगा है उन्होंने। तो उसी के हिसाब से वो जिनको भी जो भी प्रॉब्लम हो उस पर विचार करके समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा सकेगा। नेक्स्ट रीचा। रीचा अपना पक्ष यस रखो। सर, यस सर, यस, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। जी। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी लागू किया है। लेकिन अगर हम उसके इनर लेयर्स की बात करें तो ये यूसीसी सिर्फ रिलीजियस बेस्ड लागू है। बहुत सारे ट्राइब्स हैं उत्तराखंड में जिन पे ये यूसीसी लागू नहीं है। तो इस तरीके के अगर डिस्क्रिमिनेटरी रेगुलेशंस अगर बनाए जा रहे हैं तो फिर बनाने वालों जो नीति निर्माता हैं उनके इंटेंशन पे सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक किसी कम्युनिटी को प्लीज करने के लिए या पनिश करने के लिए है या ओवरऑल है। अगर क्योंकि अब यूसीसी की बात करते हैं तो उसमें ट्राइब्स भी शामिल होने चाहिए थे, तो उनके प्रैक्टिसेस को एक्सक्लूड करके सिर्फ रिलीजियस बेस्ड पे लागू करना, तो इस बेसिस पे भी हमें देखना चाहिए इस चीज को कि कहीं ये किसी खास कम्युनिटी को प्लीज या पनिश करने के लिए ना हो रहा हो। यूनिफॉर्मिटी फिर तो ट्राइब्स भी शामिल होने चाहिए थे। चिरंजीव, चिरंजीव अपना पक्ष रखें। आप यूसीसी के विपक्ष में बोलने वाले हैं, बताइए। चिरंजीव, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ सर, तो जी सर, मैं इसके अगेंस्ट में बोलना चाहूँगा, बट इन द सेंस कि मेरे को लगता है एट प्रेजेंट अभी ज़रूरी नहीं है, बट इन लॉन्ग टर्म ज़रूरी होगा। तो पहले अभी क्यों ज़रूरी नहीं, मैं उसके अगेंस्ट में इसलिए बोलना चाहूँगा, जैसे कि अभी ऋचा जी ने बोला था, तो मैं किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट है ये पॉइंट नहीं बोलना चाहूँगा। बात ये है कि जैसे एथनिक डाइवर्सिटी की जो बात होती है, अभी अगर आप यूनिफॉर्म लॉ लेके आओगे तो आर्टिकल 371A के अंदर जैसे नागालैंड के लिए कल्चरल प्रोटेक्शन के प्रोविजंस, तो सर फिर उसको आप हिंडर करोगे। और अगर आप यूनिफॉर्म लॉ लेके आते हो, वैसे भी सेसेशनिज्म बहुत ज़्यादा ही राइज पे है, जैसे कि अभी हम मणिपुर में देखें, उससे पहले नागालैंड का NSCN के ग्रुप वगैरह थे, नॉन स्टेट एक्टर्स थे जो कि भारत से विभाजन चाहते थे, अपना देश चाहते थे। तो ये भी एक थोड़ा
हो ओके। सकता है कि उनके साथ अगर हम पीस क्लॉज साइन करना चाहते हैं तो उसमें ये बड़ा मुद्दा हो सकता है। दूसरी बात, लोग बोल रहे थे कि लिटरेट सोसाइटी लिटरेट हो रही है, तो पहली बात यूनिफॉर्म लिटरेसी नहीं है। पेमेंट की बात करें बिहार में तो 51.5% है, और वो भी छोड़ दीजिए, लिटरेट लोग भी लीगल लिटरेट नहीं है। लीगल लिटरेसी और नॉर्मल लिटरेसी में बहुत फर्क होता है, तो पहले एक अवेयरनेस बिल्ड करना पड़ेगा। और जैसे कि एक सोशल थिंकर हैं क्रिस्टोफ जेफरसन, वो बोलते हैं कि इंडिया अभी इतना सेकुलराइज नहीं हुआ है और रिलीजन अभी भी एक यहाँ पे पॉलिटिकल बिजनेस है। अगर आप फिर एक ना फीडबैक लूप की तरह अभी काम करेगा, इन द सेंस कि अभी वैसे भी सोसाइटी में अभी नहीं, जनरली 20-30 ईयर्स में देखा जाए तो थोड़ा एक कम्युनल माहौल बढ़ा है। कोई पार्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं है, 2-3 डिकेड 4 डिकेड तक ये सिचुएशन। अभी आप लॉ लेके आओगे, फिर ये इसी कम्युनल इंटेंशंस को फीडबैक के तरीके से यूज करते हैं, और मतलब फिर वो एक फीडबैक लूप बन जाएगा कि आप लाओगे, फिर लोग इसको पॉलिटिसाइज करेंगे, तो एक विशियस साइकिल बन जाता है बेसिकली। और रही बात कहीं पे भी, अगर अब जैसे हम पोर्चुगीज सिविल लॉ की बात करते हैं, कुछ लोग इंस्टेंस देते हैं कि पोर्चुगीज सिविल लॉ है गोवा में, या हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो भी तो पूरे तरीके से यूनिफॉर्म नहीं है। उसमें भी अगर आप देखो तो हिंदू सक्सेशन एक्ट एक तरफ से ले लो और केरला सक्सेशन एक्ट है, उनके यहाँ डिफरेंट इनहेरिटेंस लॉ है, तो फिर आप कैसे एक साथ ही लाइक उसमें भी आप यूनिफॉर्म लेके नहीं आ पा रहे हो। इंडिया वैसे भी अनेकता में एकता की हम बात करते हैं, तो हमें उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और इसलिए सर मेरे हिसाब से एट प्रेजेंट जरूरी नहीं है, उसके लिए हमें मल्टी फेज अप्रोच में चलना पड़ेगा, जो कि वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं कि पहले जो लेस कंटेंशियस मैटर हैं, जैसे एजुकेशन हुआ, इनहेरिटेंस हुआ, इन सब पे ध्यान दे। डिवोर्स हुआ या सेम धीरे सेक्स धीरे हम लोग मैरिज हुआ, इन यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़े। ओके, गुड हाँ चिरंजीव। धीरे धीरे। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट रिया कुमारी, म्यूट कर लेंगे आप। तो सर यूसीसी एक तरह से सर मैं इसके फेवर में बोलना चाहती हूँ। ओके ओके। सर करेंट रिलीजियस जो पर्सनल लॉज हैं सारे रिलीजन के, वो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं, मॉडर्नाइजेशन के तौर पे नहीं है, और उस सोशल रिफॉर्म को ऐड नहीं किया गया है। जैसे कि सेम सेक्स मैरिज हो गए, बहुत सारे रिलीजन में ऐसा सेम सेक्स मैरिज एज इंडिया में तो लीगलाइजेशन की बात चल, तो बहुत सारे रिलीजन में ऐसा मतलब ये अभी भी आउटडेटेड है। और सर ये यूसीसी ऑल्सो ना जुडिशियल केसेस में सिंप्लीफिकेशन के लिए भी एक तरीके से काम कर सकते हैं, लाइक क्योंकि पर्सनल लॉज की वजह से जुडिशियल पे बहुत सारे बर्डन आ जाते हैं, इस वजह से बहुत सारे केसेस पेंडिंग है अभी भी। तो इसलिए एक यूसीसी के द्वारा हम लॉज को एक सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, सिंप्लीफाई। ओके ओके, नेक्स्ट मनीषा रानी। यस सर। इसके सपोर्ट में यही है कि सबसे पहले तो इसका सपोर्ट संविधान सभा में अंबेडकर जी ने किया था, कृष्ण अय्यर जी ने किया था, के मुंशी जी ने किया था, और उस टाइम के लिए इसको लागू नहीं किया गया था उस टाइम के सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन अभी इसको लागू किया जा सकता है, क्योंकि जैसा अभी रिया जी ने बताया कि इससे बहुत ज़्यादा क्या होता है कि कोर्ट में बहुत ज़्यादा लॉ अलग अलग है, तो बहुत सारे केस पेंडिंग हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बहुत सारी चीज़ें, तो उसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए और सांप्रदायिक जो संघर्ष बढ़ते हैं, तो एक लॉ रहेगा तो शायद ये कम हो पाएगा। और जैसे इंडिया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो वहाँ भी ये इम्प्लीमेंट करके उसको और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। बाकी सबने बताया वही है, समानता बढ़ेगी, जो लैंगिक असमानता है वो खत्म होगा, क्योंकि बहुत सारे लॉ जो उस टाइम पे जब महिलाओं का ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं थी, तो महिलाओं को देखते हुए बनाया गया था, लेकिन अब पुरुष को भी चाहिए इक्वालिटी उस टाइप का, क्योंकि अब महिला बहुत हद तक सशक्त हो गई हैं, तो यहाँ पर आई थिंक इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, प्राची। सर बाकी सभी ने तो बताया यूसीसी कैसे इम्प्लीमेंट क्यों जरूरी है, आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और हम टिप्पणी करना चाहेंगे, हमारे मित्र सागर ने जैसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट
के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है इसको चेक करने का। पर क्रूड रियलिटी सोसाइटी की यही है कि कोई भी मैटर जो पर्सनल लॉ से रिलेटेड होता है, डिस्प्यूट में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट को ही सुनना पड़ता है। तो उसको एक फ्रेमवर्क चाहिए कि वो उसको क्लियरली सुन सके। और पर्सनल लॉ इतने डाइवर्स होते हैं कि वहाँ पे फिर डिबेट हो जाता है डिस्पाइट की जस्टिस मिल सके। और उन्होंने एक और बात कही कि राइट टू रिलीजन इज नेवर अबव राइट टू लाइफ। तो एक ह्यूमन राइट होता है इंडिया में, मतलब यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है, और जो हम लोग का फंडामेंटल राइट है वो ह्यूमन राइट देने की ही कोशिश कर रहा है हमको। तो हम राइट टू रिलीजन को ह्यूमन राइट के अबव नहीं रख सकते हैं। और इक्वालिटी ये सिर्फ क्या बोलते हैं हिंदू लॉज मुस्लिम लॉज में नहीं है, इनफैक्ट पारसी लॉज हो गए, क्रिश्चियन लॉज हो गए, सक्सेशन लॉज हो गए, काफ़ी सारे जगह पे जहाँ वुमेन्स को सफिशिएंट राइट नहीं दी जाती है। तो एक यूनिफॉर्मिटी होगी तो एटलीस्ट सभी वुमेन्स को या सभी पार्टीज को इक्वल राइट्स मिलेंगी, रादर देन कि अलग अलग रिलीजियन या अलग अलग सेक्स के हिसाब से अलग अलग राइट्स मिलेंगे। फिर हमारी मित्र एक हैं ऋचा, उन्होंने भी बोला कि जैसे उत्तराखंड में लाया गया है तो उसमें जो ट्राइबल्स है उनको एक्सक्लूड किया गया है। तो हाँ, ये सही है कि हम इन्फेंट नहीं रह गए हैं आज़ादी के बाद, अब मेच्योर हो गए थोड़े, लेकिन फिर भी इंडिया वन ऑफ द कंट्री है वर्ल्ड में जिसके पास एक डाइवर्स ट्राइबल सेटअप है जिसको वो आज भी प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट इन इंडिया। तो हम उसको आउटराइट डिनाई नहीं कर सकते उनके राइट्स, इसीलिए एक एक्सेप्शन जरूरी भी है वहाँ पे। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो ट्राइब इनकलकेट हो चुके हैं इंडियन सोसाइटी में उन पे ये लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। सो इट्स वैलिड कि आज के डेट में यूसीसी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसमें हम उनको, जैसे अभी तलाक़े बिद्दत की बात आ रही है, जब ट्रिपल तलाक की बात आई वो काफी दिन तक चला, ठीक है, अभी भी ये सिर्फ तलाक़े बिद्दत ही खाली खत्म हुआ है। आपको अभी भी एक निकाह हलाला नाम का कंसेप्ट है, वो आज भी प्रिवेल करता है। और अगर हम कोई एक हमारे मित्र ने बताया था तलाक़े सुन्नत दी जाती है, तो उसमें भी आपको यूसीसी के अंदर भी आप उस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप 3-3 महीने में तलाक दीजिए, फिर आप उसको एज अ पेपर वर्क फाइनलाइज कर लीजिए। तो आपको अगर दोबारा उस तलाक को एनुलेट करना होगा तो आपको हलाला प्रथा की तरह बीच से नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी कंपल्शन नहीं रह गया। तो एक तरह से एक स्टिग्मा को हम खत्म कर सकते हैं उसके थ्रू। और काफी सारे इनहेरिटेंस लॉ हैं जहाँ पे जैसे पारसी वुमेन है, अगर वो किसी और धर्म में शादी कर लेती है तो उनकी इनहेरिटेंस खत्म हो जाती है। तो उस तरह के फंडामेंटल राइट्स उनके नहीं वायलेट होंगे, उनको इनहेरिटेंस दी जा सकती है। तो इसलिए हम मानते हैं कि यूसीसी को आना चाहिए भारत में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप यूसीसी के फेवर में थे, और जिस तरीके से डिबेट में बोला जाता है कि हर एक व्यक्ति के काउंटर को करना, और काउंटर वो भी फैक्ट के साथ, काफी अच्छा आपने काउंटर किया है। यूसीसी के अगेंस्ट में बोलने के लिए एक छात्र है हमारे साथ, धनंजय। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। आप लोग वीडियो कैमरा ऑन कर लेंगे, वीडियो ऑफ ना रखें। सर ऑडिबल हूं मैं? हाँ ऑडिबल धनंजय। ठीक है सर। कह रहे थे कि यूसीसी जो है लागू करने से पहले हमें मतलब एक अच्छा सा ये डेटाबेस की जरूरत होगी कि हम लोग एनालाइज कर पाए कि लोग कितने तैयार हैं अपने मतलब किसी दूसरे संस्कृति को लेकर, और एक सांस्कृतिक सम्यता को लेकर कितने सहिष्णु है वे लोग। तो ही मतलब इसको लागू किया जाना चाहिए। अगर किसी भी संस्कृति को किसी दूसरे के ऊपर अगर समानता के नाम पर थोपा गया तो एक ये हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी जो है वो मतलब कि डिसबैलेंस हो सकता है। और जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उसको साथ में लेके और ये करना चाहिए मतलब कि बिग डेटा बेस मतलब तैयार करके ही मतलब इसके तरफ आगे बढ़ा जाना चाहिए। और ये सही है कि यूनिफॉर्मिटी आएगी तो नेशनल इंटीग्रिटी इंक्रीज होगा, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर अभी जैसे देखिए कि कोई भी वर्ग है, इससे अगर मतलब ये होता है मतलब को क्या बोले थोड़ा सा भी डिसेंट शो करता है इसको लेके यूसीसी को लेके, तो उसकी सारी समस्याओं को मतलब प्रॉपर एड्रेस किया जाना चाहिए, तो ही लेकर आया जाना चाहिए ये यूसीसी को। वरना ये डिसेंट का जो ये है वो एक दिन धीरे धीरे ये करके क्या बोले इवॉल्व करके
थ्रेट पैदा हो सकता है मतलब उससे। ओके ओके, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, सभी लोगों के डिसेंट का ख्याल रखते हुए यूसीसी को अगर लाया जाए तभी लाया जाए, अदरवाइज किसी एक रिलीजन के कस्टम को दूसरे रिलीजन के ऊपर नहीं थोपा जाए। कुछ और भी लोग जी हैं हमारे अगेंस्ट में बोलने के लिए, अभी मैं इसमें एक आध पॉइंट और ऐड कर देता हूं ताकि आप उस एस्पेक्ट पे भी बात कर सकें। हाल फिलहाल में ही उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया गया। आप जानते हैं कि हमारे देश में 2 ही राज्य हैं जहाँ यूसीसी लागू है, एक उत्तराखंड और एक गोवा। गोवा में तो बहुत पहले से पुराने समय से लागू है, उत्तराखंड में हाल फिलहाल में लागू, और वहाँ पे यूसीसी लागू करने में 2 चीज़ों का ध्यान रखा गया। एक तो ट्राइबल को उससे बाहर रखा गया कि ट्राइबल कस्टमर्स अलग होते हैं और उसके प्रैक्टिसेस को हम उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो यूसीसी से बाहर रखेंगे। दूसरा उन्होंने किया कि जो लिव इन रिलेशनशिप में कपल रहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य करवा दिया, और वो भी लोकल एसडीएम को जाकर के वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो कहाँ तक सरकार मेरे बेडरूम में प्रवेश करेगी, इसका अनुमति यूसीसी के चाहिए, नहीं देना चाहिए। कोई थोड़ा-सा इन एंगल्स को भी लें, जो हमारे मॉडर्न वैल्यू हमारे सोसाइटी में नए-नए इवॉल्व हो रहे हैं, उसको कितना यूसीसी इनकलकेट कर रहा है। जो हमारे मुसलमान धर्मों में बहुत सारे अच्छी प्रथाएँ हैं, हिंदू धर्म में कुछ अच्छी प्रथाएँ हैं, जो कुछ क्रिश्चियन धर्म में है, कुछ पारसी धर्म में है, उसको यूसीसी कैसे इनकलकेट करें। अब जब आप बोलें तो इन चीज़ों को भी बोलने में ध्यान रखें। उसके बाद जो भी है डाइवोर्स है, मैरिज है, आज के समय में आप एलिमनी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, बहुत बढ़ रहा है। मैरिज होता है, उसके बाद एलिमनी माँगने के लिए लड़कियाँ त कोर्ट में चली जाती हैं, बहुत जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया के इम्पैक्ट हैं, उसमें यूसीसी कैसे काम करेगा, इन सारी चीज़ों को भी आप बोलने में ध्यान रखें। तो अगला एक पुष्पम मेहता करके हैं, जो अगेंस्ट में बोलना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट मैं मौका देता हूँ पुष्पम को। जी सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ गुड यू। इवनिंग। सभी साथियों ने अपने अपने पॉइंट रखे हैं, मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाता हूँ। मैं यूसीसी के अगेंस्ट में बोलने के लिए बोल रहा हूँ। मैं 2 कंटेस्ट में यूसीसी का विरोध करूंगा। पहला कंटेस्ट संविधान से लूंगा। संविधान में यूसीसी का जैसे कि प्रमोट भी करता और ये वायलेट भी करता है। राइट टू इक्वलिटी है जो यूसीसी को ये प्रमोट करता है, और जबकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट करता है यूसीसी का। और दूसरी बात है कि ये एसआर बम्बई केस है सुप्रीम कोर्ट का, इसके कंटेक्स्ट में दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि आस्था और ये धार्मिक है जो व्यक्तिगत मामला है। कहीं ना कहीं धार्मिक जो है वो संविधान की मूल ढांचा है, जिसे छेड़छाड़ ना करें। तो इस कंटेस्ट में मैं अगेंस्ट में हूँ कि 3-4 चीज़ें जो हैं यूसीसी का जो कंसर्न रखती है। पहला है जो विविधता, यानी कि हमारा देश एक विविधताओं से भरा देश है। इसमें होमोजेनिटी अपना के हम इंटीग्रिटी नहीं कर सकते हैं, विविधता में ही एकता हो सकती है, ये पहला कंसर्न है। दूसरी कंसर्न ये है कि कल्चर यानी कि सांस्कृतिक रूप से भी भारत विविधताओं से भरा है, यानी कि हमारे उत्तर पूर्वी जो राज्यों हैं, फिर दक्षिणी राज्य हैं, फिर उत्तर पश्चिम राज्य हैं, इन सभी में सांस्कृतिक रूप से अलग अलग भिन्न पाए जाते हैं। और तीसरा मुद्दा है कि जहाँ धार्मिक रूप से भी भारतीय विविधताओं से भरा हुआ है, जैसे जैन रहते हैं, पारसी, हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, इन सबों में भी विविधताओं है। हालांकि इन लोगों के सभी क्रिमिनल लॉ एक ही है, लेकिन पर्सनल लॉ जैसे कि वैवाहिक हो गया है, उसके बाद फिर आपको उत्तराधिकार हो गया है, सक्सेशन को जिसको कहते हैं, ये सब चीज में एकता लाना होगा यूसीसी लागू कर, जो कि ये भी एक कंसर्न है। 3 पॉइंट ही रखूंगा। ओके, वेरी गुड पुष्पम। थोड़ा सा बोलने में हम लोग ध्यान रखें कि ब्रेक ना हो वॉइस, और लगातार बोलें। रुकावट आएगी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से दूर हो जाएगी। तो नेक्स्ट तनु कुमारी इसके फेवर में बोलना चाह रही हैं। सर गुड इवनिंग। सर इसके फेवर में है कि सर हमारे जो भारत विविधताओं का देश है, और हर धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में देखा जाए सर, तो हिंदू धर्म उत्तराधिकार 1956 से अधिनियम है। फिर सर और मुस्लिम धर्म में भी सर पर्सनल नाम है। फिर 1995 उत्तराधिकार अधिनियम है सर। ईसाई और इस्लाम के लिए अलग अलग है। तो यदि पर्सनल ये सिविल समान नागरिक संहिता लागू होता है, तो जो सर भारत के संविधान में निहित उद्देश्य है वो पूरा होगा सर।
दूसरी बात ये है सर कि जो भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म है, जिसमें भ्रम है, और उस भ्रम के कारण समाज में कितने सांप्रदायिक दंगे और शोषण होता है सर, इसका कहीं न कहीं निदान होगा सर। और तीसरा बात ये देखिए सर, समाज में महिला जेंडर असमानता है, इसमें भी कमी आई है सर। देन समान नागरिक संहिता लागू होने पर और भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है सर। इसके अलावा सर हम ये देखें कि सर तो जो हमारा देश का एजेंडा है एक देश एक चुनाव, उसी तरह सर एक देश एक कानून होगा तो कहीं न कहीं हमारा वो उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सर ओके। कानून हम देखा जाए तो अभी नीति आयोग का रिपोर्ट आया था, उसमें बताया कि भारत में इतने कानून हैं कि कम से कम 2900 वर्ष लग जाएंगे सर समस्या का समाधान करने में। इसलिए सर 1985 में अहमद शाह साहबानो बेगम वाद में भी कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने पर सर विचार करना चाहिए। और सर इसके लिए 22वां विधि क्या है, क्योंकि सर हम जानते हैं कि परिवर्तन समाज का नियम है, और जैसे जैसे भारत एक अभी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा, तो मुझे लगता है सर कि बदलते हुए परिवेश के अनुसार भारत में समान विधि संहिता लागू होना चाहिए सर। ओके ओके। हम लोग लगभग वक्ताओं ने बोल ही लिया है, कुछ लोग और बाकी है। उसके बाद हम लोग इसके वे फॉरवर्ड के ऊपर जाएंगे कि अगर लागू हो तो किस तरीके से लागू होना चाहिए। कुछ लोगों को और बोलने का पहले मैं मौका दे लेता हूं, जो लोग छूट गए हैं। एक रंजन है, वो बोलना चाहते हैं, तो रंजन जी को मौका दिया जाए। जी रंजन, रंजन आप बोलिए। गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है सर? जी हाँ सर, जैसे कि सर अभी हाल ही में उत्तराखंड ने यूसीसी को अपने राज्य में लागू किया है, और गोवा में ये लगभग आज़ादी के जब से गोवा भारतीय संघ के अंदर में आया 1961 से, तभी से लागू है। तो जैसे एक साथी ने कहा था कि अभी ये समय अभी परिपक्व नहीं हुआ है कि हम इसको लागू करें, तो हमको ये याद रखना होगा कि ये यूसीसी का जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 44 में, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्यों को, भारतीय संघ को ये एक दिया हुआ निर्देश है। तो किसी भी चीज को बहुत दिन तक टालते रहने से ऐसा नहीं है कि समाज में कब उस हद का बदलाव आएगा जब हम उसको लागू करेंगे। तो बहुत दिन तक टाला नहीं जा सकता है सिर्फ इसलिए कि उसका समय अभी नहीं आया है। एक साथी ने आर्टिकल 371 की बात की कि अगर हम इसको लागू करते हैं तो आर्टिकल 371 में जो प्रावधान है उनका उल्लंघन होगा। तो हमें ये भी याद रखना होगा कि आर्टिकल 371 का प्रावधान जो है संविधान में, वो एक टेम्पररी प्रोविजन और ट्रांजिशनल प्रोविजन के तौर पे दिया गया था। जैसे वक्त की जरूरत के हिसाब से आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो 371 में भी अगर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है यूसीसी को लागू करने से, तो उस पर विचार किया जा सकता है। और सर हम लोग यूसीसी को दो कम्युनिटीज के बीच के टकराव के बीच में बहुत हद तक देख रहे हैं, जबकि ये बहुत, अगर इसको डीपर समझा जाए तो धर्म के अंदरूनी मामलों में ये हस्तक्षेप नहीं करता है। हमारे धर्म विभिन्न समुदाय में जो एक हमारा जो सेक्युलर एस्पेक्ट है, जैसे कि मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस वगैरह, उस पे ये प्रभाव मूल रूप से डालता है, ना कि हम अपने दैनिक अपने जो रिलीजियस अफेयर हैं, पूजा पाठ के या जो इबादत के सिद्धांत है उसको कैसे फॉलो करते हैं, उस पर ये प्रभाव नहीं डालता है। और अगर इसको लागू करते हैं तो जो हमारे संविधान में जो सेक्युलरिज्म की जो अवधारणा है उसको ये ज्यादा और प्रगाढ़ करेगा, उसको ज्यादा मजबूत करेगा, क्योंकि पर्सनल लॉज के कारण जो डिफरेंट कम्युनिटीज में जो कंफ्लिक्ट की कभी कभी संभावनाएं होती है उसको वो कम करेगा। संविधान के हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं जैसे कि इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी वगैरह, उनको ये मजबूत करने में मदद करेगा। और चूंकि हमारा समाज अभी पिछले कुछ दशकों में तेजी से बदल रहा है, तो उस वक्त जैसे नए नए कॉन्सेप्ट हमारे समाज में आ रहे हैं, जैसे कि ये लिविंग रिलेशनशिप वाला सर आपने बताया, या सेम सेक्स मैरिज वाला जो कॉन्सेप्ट अभी उभर कर आ रहा है। तो इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए हमें भी कुछ बदलाव अपने कानूनी प्रक्रियाओं में करने पड़ेंगे। सबसे मूल रूप से प्रभावित जो होता है सर, इसमें जेंडर जस्टिस का बात है। अगर जैसे कि एक साथी ने कहा था कि कुछ जैसे कि वो पर्दा प्रथा या और किसी का नाम लिया था एक कुप्रथा का, जो कि कुछ हद तक ही अभी तक फैली हुई है, बहुत हद तक खत्म हुई है। तो सर अगर बात करें कि अगर 1% लोग भी, अगर समाज का किसी भी समुदाय का अगर
एक व्यक्ति भी प्रभावित है अगर किसी को प्रथा के कारण, तो ये हमारे पूरे लीगल सिस्टम, पूरे संवैधानिक सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह उठा देता है कि ये क्यों अफेक्टेड है। और अगर ये प्रावधानों को अगर एक लीगल रूप दिया जाएगा तो उस समाज के आखिरी दायरे में खड़े, आखिरी किनारे पे खड़े इंसान को भी मौका मिलेगा कि वो अपने न्यायिक मांग कर सकेगा अपने स्थिति में सुधार के लिए। महिलाओं को ये इक्वालिटी का हक देता है। जो पुरानी जो अवधारणाएं, रूढ़िवादी अवधारणाएं फैली हुई हैं, उनको वो कहीं ना कहीं चैलेंज करेगा। जो पैट्रियार्कियल अवधारणाएं फैली, उनको चैलेंज करेगा। बहुत सारे लॉ हमारे आउटडेटेड हो चुके हैं पर्सनल लॉ में, उनको वो चैलेंज करेगा। और जैसे कि बात करें कि अगर कम्युनिटीज के अंदर के जो विविधताएं उस पर ये प्रहार करता, तो मैं ये बता दूं कि जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में भी हमारे धर्म के अंदर ही कई प्रकार की मान्यताएं हैं। बहुत समुदाय डिफरेंट मान्यताओं को फॉलो करते हैं एक धर्म के अंदर में ही। तो जब उतनी विविधताएं हैं तो किसी एक धर्म को अगर दिक्कत नहीं होता है, तो अगर इसको सभी धर्मों पे लागू किया जाता है तो लीगल मैटर्स में भी इस पे काफी सहूलियत होगी। क्योंकि क्या दिक्कत है कि ना सिर्फ डिफरेंट लॉज हैं, बल्कि कई लॉज आपस में जो है विरोधाभासी हैं। क्रिमिनल और सिविल मैटर्स जो हैं, उनमें कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित होगा अगर हम यूसीसी को लागू करते हैं तो। और एक समान लॉ रहने से जो लीगल स्टेक होल्डर्स है, जैसे वकील वगैरह हो गए, उनके लिए या आम जनता के लिए भी ये कानून और ज्यादा समझने में आसान करेंगे चीजों को। ओके ओके रंजन, तथ्यों के आधार पे हम यूसीसी का समर्थन कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, वेरी गुड रंजन। कुछ लोग और भी बोलने के लिए हमारे पास हैं। कनक है, रूपम है, संस्कृति है, तो इन लोगों को भी मौका दिया जाता है। और देखिए, अब जो आप लोग बोले तो लगभग आप लोग बोल चुके हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब इनके जो लीगल्स मैटर हैं और इंटरनेशनल एस्पेक्ट हैं, वो अभी तक खुल के नहीं आए हैं। मैं आप लोगों को कुछ हिंट दे दूं, जैसे कि साहबानो केस जो 1985 का था, वो मेंटेनेंस टू द वाइफ को लेकर के ही केस हुआ था। साहबानो का तलाक हो गया था, उसके बाद वो मेंटेनेंस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई थी। उसी तरीके से एक सरला मुदगल केस 1995 का केस है। इसमें यही हुआ था कि एक व्यक्ति था जो पहले एक हिंदू औरत से प्यार करता था और उसके बाद उसने शादी किया। उसके बाद उसे लगा कि नहीं, अब मुझे इससे प्यार नहीं है, अब मैं एक मुस्लिम औरत से शादी करूंगा। तो उन्होंने वहां पे हुआ क्या कि 1956 का हिंदू मैरिज एक्ट लागू था। तो उन्हें क्या किया कि मुसलमान में वो कन्वर्ट हो गए। तो अगर मुसलमान, आप जानते हैं मुस्लिम को अभी प्रैक्टिकली 4 वाइफ रखने का अधिकार है। तो उन्होंने कन्वर्जन किया और वो सरला मुदगल जो महिला थी वो चली गई कोर्ट, और कोर्ट में जाने के बाद ये हुआ कि नहीं, अगर इन्होंने कन्वर्जन किया है तो इनको परमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके ऊपर उसी तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। और जब जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कहा गया है कि एक पत्नी रहते हुए अगर आप दूसरी पत्नी से शादी करते हैं, दूसरी लड़की से शादी कर लेते हैं, तो आपको 7 साल तक का जेल हो सकता है। ये अलग बात है कि उसके कई तरीके के मिसयूज आज के समाज में हमारे सामने वो देखे जाते हैं कि एक पत्नी के रहते हुए लोग उसको पहले छोड़ देते हैं, परित्यक्त कर देते हैं। लीगली वो डाइवोर्स अभी तक हुआ नहीं रहता है। उसके बाद वो लड़का क्या करता है, दोबारा किसी से शादी करता है, और शादी किसी रिचुअल के तहत नहीं करता, शांति से चुपके से गया, सिंदूर दे लिया, शादी हो गया। इस तरीके का काम करके लोग उसको जो है कि अडॉप्ट कर लेते हैं और दूसरी पत्नी को, जो पहली पत्नी थी, उसको परित्यक्त करके रख देते हैं। और जब तक ये कोर्ट में साबित ना हो जाए कि जो शादी हुआ है हिंदू का वो रिचुअल्स के हिसाब से हुआ है, तब तक वो शादी वैलिड माना ही नहीं जाता है। तो जब लीगली उन्होंने शादी किया ही नहीं है तो कोर्ट में आप प्रूव कैसे करेंगे? तो उस मामले को लेंगे तो साहबानो केस 1985 मेंटेनेंस टू द वाइफ की बात थी, और सरला मुदगल केस 1995 कन्वर्जन फॉर द रीमैरिज की बात थी, तो उसको भी आप लेंगे। उसके बाद जो जॉन वाल्टम का एक केस 2003 का आया कि इंडियन सक्सेशन एक्ट को लेकर के, चूंकि आप लोग जो बोल रहे हैं हमेशा से वो मैरिज और डिवोर्स तक ही रह रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें इनहेरिटेंस का भी मामला है, मेंटेनेंस का भी मामला है, गार्जियनशिप का भी मामला है, डाइवोर्स का भी मामला है, एडॉप्शन का भी मामला है। तो इन सभी चीजों को लेकर के कुछ ऐसे कस्टम्स हमारे मुस्लिम धर्म में भी हैं जो काफी अच्छे हैं, तो उनको अगर लाया जाए तो वो भी बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो 2018 में आई, तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर डिजायरेबल और नॉट नेसेसरी। जो बात पॉलीगामी की आप लोग कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जो इंडियन मुसलमान है, इंडियन प्रैक्टिशनर्स मुसलमान, आज के समय में पॉलीगामी को वो बहुत प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ऐसे मुस्लिम धर्म में है कि एक बार में 4 शादियां की जा सकती हैं, लेकिन वो नेचुरली वो जनरली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद सायरा बानो केस का जिक्र आप लोग जरूर करें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यूसीसी की जरूरत है और अनिवार्य रूप से जरूरत है, तो उसका भी जिक्र करेंगे। उसके बाद अभी एक समीना बेगम का केस वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, निकाह हलाला को लेकर के। वो अभी आप जानते हैं कि सिर्फ तलाक बिद्दत में जो ट्रिपल तलाक था वो सिर्फ खत्म हुआ है, अभी निकाह हलाला एक चीज
जो मुस्लिम कस्टम्स में है वो अवेलेबल ही हैं। उसकी बात करें, उसके बाद आप जानते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अगर यूसीसी का देखेंगे तो ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जिसपे कि यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकता है। लेकिन जब यूनियन का और स्टेट के कानून में कन्फ्लिक्ट होगा तो यूनियन का कानून सुपरवील हमेशा से करेगा। इसके बाद इसके मॉडर्न टाइम में जो हमारे और से विदेशों में भी क्या स्थिति है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी इसका बात करने का आप लोग प्रयास करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री से देखेंगे तो रोमन एम्पायर में जो था वहाँ जस्ट सिविल करके एक लॉ था, वो सबसे पहला यूसीसी माना जाता है उसको। उसके बाद मोरक्को में आया। उसके बाद आप मॉडर्न समय में बात करें तो फ्रांस में 1804 का जो कानून है उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो मॉडर्न टाइम का सबसे पहला कानून माना जाता है। उसके बाद जर्मनी में है, यूके में है, यूएसए में है, कनाडा में है। अगर इस्लामिक कंट्री की ही बात करें तो तुर्की में 1907 में ही ये कानून आ गया था। आप जानते हैं कि 1924 के आसपास तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा जी काफी पॉपुलर लीडर हुआ करते थे। ट्यूनीशिया है, बांग्लादेश है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहां भी यूसीसी लागू है। इंडोनेशिया के कोर्ट ने हाल ही में सुप्रीम उसके सीरिया कानून के 16 लॉ को डिसेबल कर दिया है, डिजॉल्व करा दिया है। तो इस तरीके से हर देश अगर प्रोग्रेसिव स्टेप ले रहा है तो भारत को क्या करना चाहिए। अब आप इस डाइवर्स एस्पेक्ट में बात करेंगे तो मैं बात करने के लिए आमंत्रित करता हूं एक नए कैंडिडेट को, रूपम कुमारी। यस सर। जैसा कि आपने बोला सर कि अभी भारत और संपूर्ण विश्व वैश्वीकरण के दौर से गुजर रहा है और सभी धर्मों में कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर कुछ ना कुछ कमियां विद्यमान है, जिसका कानूनी स्तर पर गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए सर यूसीसी लाना आवश्यक है। जैसे कि अभी अभी सर आपने बोला कि मुस्लिम धर्म में विवाह करने के लिए धर्म बदलकर धर्म परिवर्तन करके 4 विवाह करना, इस तरह का काम किया जाता है। तो यूसीसी आने से किसी धर्म के निजी प्रथा जो है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि जो उनका मिसयूज किया जाता है गलत तरीके से उनको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा सर। और सर विभिन्न देश जो कि अभी जैसे कि आपने बोला सर कि जो भी मुस्लिम कंट्री है वो भी प्राचीन जो भी शरिया कानून है उनमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। और सर जैसे कि और सब मित्रों ने बोला कि सभी कम्युनिटी को शामिल नहीं किया जाता है या सामाजिक स्तर पर सुधार किया जा सकता है, किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मैं सर आधुनिक भारत का ही एक उदाहरण लेना चाहूंगी। जैसे कि सती प्रथा था, तो उसको सर पहले तो भारत में विद्यमान थी, जब उसको पूरा सुधार करने की आवश्यकता पड़ी तो राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के साथ मिलकर उसके अगेंस्ट में कानून लाए, जिससे वो जल्दी ही खत्म हुआ। तो बुराइयों को खत्म करने के लिए सर नैतिक स्तर पर प्रयास करने के साथ साथ कानूनी स्तर पर भी प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए यूसीसी गुड। नेक्स्ट साक्षी। यस सर। सर मैं इसके पक्ष में बोलना चाहूंगी। जब कहा जाता है कि यूसीसी धार्मिक पहचान को बाधित करता है, ट्राइबल कम्युनिटी के पहचान को बाधित करता है, तो ये ऐसा नहीं है कि यूसीसी लोगों के धार्मिक पहचान को बाधित करता है। आर्टिकल 25 के तहत हमारे संविधान में धार्मिक धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है। सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार विश्वास रखने और मान्यताओं को मानने की आजादी है। लेकिन जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के मामले हैं, यूसीसी उसमें समानता लाने की बात करता है। सर एक इसका पक्ष ये है कि जैसे आपने बताया सरला मुद्गल मामला और शाह बानो मामला, इन सब मामलों में हम देखते हैं कि यूसीसी जो भी पर्सनल लॉज है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों का हनन करते हैं। आज जेंडर गैप रिपोर्ट है जो, वो भारत भारत का जो रैंक है उसमें 129 है। ये महिलाओं की स्थिति को भारत में दर्शाता है। जहां अगर यूसीसी आएगा तो जो भी पर्सनल लॉज है उनके तहत जो भी महिलाओं के साथ उत्तराधिकार संबंधी मामले हैं या फिर विवाह कानून संबंधी मामले हैं, जब आपके राजनीतिक अधिकारों का हनन होता है तब आप सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से पिछड़ जाते हैं। तो जो जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें हम और पिछड़ जाते हैं। इन मामलों अगर एक समान कानून होगा तो जब ये अधिकार सुनिश्चित होंगे तो महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से खुद ही स्वाभाविक रूप से सशक्त होंगी। तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट होगा महिलाओं के दृष्टिकोण से। दूसरा है कि सर जो भी अलग अलग कानूनों में विवाह की जो आयु है वो अलग अलग है। तो हम अभी देखते हैं कि रिपोर्ट आई थी NFSS 5 की, जो पहले की रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि 23% ऐसी महिलाएं हैं जो कि 18 वर्ष से कम आयु में उनका विवाह कर दिया जाता है। तो अगर यूसीसी आता है तो इस तरह के मामले, एक विवाह की जो निर्धारित आयु है वो पूरे राष्ट्र में एक पर्सनल लॉज के तहत नहीं बल्कि एक समान रूप से लागू होगा। सर एक और पॉइंट है ट्राइबल कम्युनिटी का, तो इसमें मैं वे फॉरवर्ड में जाऊंगी।
कि जो भी ट्राइब्स हैं उनके जो अभी हमारे समुदाय में मेन धारा में नहीं शामिल हुए हैं, उनको छोड़ के जो मेन धारा में शामिल समुदाय हैं उनके साथ बातचीत को बढ़ावा देते हुए उनके जो भी अधिकार है या फिर जो भी उनकी मान्यताएं हैं उनको समझते हुए सभी हितधारकों के साथ बात करते हुए एक यूसीसी लाने की जरूरत है। सर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाला भी मामला है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश आगे बढ़ रहे हैं, जैसे तुर्की ने 1907 में लगभग यूसीसी के तहत पहल किए और भी राष्ट्र है, तो हमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह की दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। सर इसके अलावा एक और भी पॉजिटिव पॉइंट ये होगा कि अभी हमारे कोर्ट में हम देखते हैं जैसे न्यायालयों में 5 करोड़ से अधिक मामले पेंडिंग है, जिसमें अधिकांश जो मामले हैं वो नागरिक जो कानून है, जो सिविल कानून है उससे संबंधित है, विवाह से उत्तराधिकार संबंधी मामले हैं, तलाक संबंधी मामले हैं। अगर यूसीसी आता है तो एक समान कानून होगा, तो ये जो जटिल कानूनी प्रक्रिया है ये कम होगी, न्यायालयों पर बोझ कम होगा। सर तो ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट है कि रखा जाए, यूसीसी को लाया जाना चाहिए एक सभी हितधारकों के साथ बातचीत करते हुए। ओके, वेरी गुड साक्षी, आपने काफी अच्छे से अपने बात को रखा। अब मैं अपने बीच में लाना चाहूंगा कार्तिकेन जी को। तो कार्तिकेन सर सुन रहे हैं क्या? बिल्कुल, जैसा मैं सुन रहा था, सभी लोगों ने अच्छा डिस्कस किया। बहुत एक हमारा वन नेशन वन इलेक्शन था और एक यूसीसी था, और वक्ताओं के लिस्ट की कमी नहीं होती, यूसीसी में ही अभी बहुत सारे वक्ता हैं, तो आज आई थिंक कि वन नेशन करने का भी चांस दीजिए सर। क्या बोल रहे? कह रहे सर कुछ काउंटर करने का भी चांस चाहिए, जो लोग बिंदु बोल रहे हैं। ओके सागर, ठीक है। तो कार्तिकेन जी आप अपना कुछ विचार रखें। और ये मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके का डिबेट आपको इंटरव्यू में करने से का बेनिफिट ये है कि जो भी छात्र अभी देख रहे हैं कि कुछ लोग एक बार दो बार बोल रहे हैं और धीरे धीरे अपने बातों को अच्छे तरीके से रख रहे हैं, कुछ लोग बहुत पॉइंट वे में रख रहे हैं, कुछ लोग डाटा फैक्ट के साथ बात कर रहे हैं। जो लोग अच्छा बात रखते हैं उसको सुनने का भी समय दिया जाता है, बोलने का भी समय दिया जाता है, और सब लोग ध्यान से सुनते भी हैं, उसका नोट भी करते हैं। तो आप भी तैयार करके इस तरीके से आएँ तो आप एक ब्यूरोक्रेट के तरीके से बोल सकें, तो उसका यही बेनिफिट है। और जो हमारे छात्र इतने अच्छे तरीके से बोल रहे हैं वो सभी शुक्रिया के पात्र हैं। और जो लोग एडमिशन ले चुके हैं इंटरव्यू प्रोग्राम में और अपना नाम तक नहीं लिखा है इसमें बोलने का, तो आप जाके आप सोचिएगा कि मैंने क्यों नहीं बोला जब मौका में दिया गया था। कार्तिकेन जी आपका क्या कहना है? बिल्कुल, बहुत कुछ बच्चे जैसे कि सागर का मैंने सुना, चिरंजीव बोल रहे थे, लेकिन थोड़ा-सा उनको और बेहतर करने की ज़रूरत है। रोहित हैं, ऋचा जी हैं, प्राची हैं, पुष्पम हैं, तो बहुत लोग अच्छे बोल रहे थे। और डेटा साक्षी भी लास्ट में इनका भी सुना, तो अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पा रहे थे। जो फैक्ट और फिगर होता है उसमें केस का भी ज़िक्र किया गया। एक डेटा है प्यू रिसर्च का, उसमें कहा गया था कि 84% जो इंडियंस हैं वो कंसीडर करते हैं कि रिलीजन सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रैक्टिस ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस, जो रिलीजन का होता है एसेंशियल प्रैक्टिस। तो कहने का मतलब है कि जो फैक्ट्स और डेटा है उसको कंसीडर करते हुए एक केस आया था, जजमेंट 1996 में आया था, बंसीलाल केस था। उसमें ये था कि कोई भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जजमेंट, तो उसका एक ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए। आप एट द रैंडम नहीं कर सकते हैं, धीरे-धीरे ही, और तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा, तभी बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो लोगों ने एक अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। एक तो जो जैसे रुपेश जी ने भी उसको इंक्लूड करने का प्रयास किया, जो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो वो हमारा पर्सपेक्टिव टच होना चाहिए कि एंशिएंट में क्या स्थिति थी। जैसे एंशिएंट में जो उस समय वैदिक का था, तो स्टार्टिंग में था कि जो रिलीजियस जो हमारा कल्चर था, रिलीजियस कस्टम्स था, उसी को हम लोग फॉलो करते थे। मिडिवल में आए तो फिर वो शरीयत प्रथा वो और अधिक प्रिवेलेंट हो गया। मॉडर्न में आते-आते जब ब्रिटिश पीरियड का टाइम आता है तो उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, जो कि बहुत सारे रिफॉर्म्स लाते हैं। इसमें सती प्रथा है, वेलिंग सिस्टम है, उसके अलावा आपका 1874 का जो एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट, तो ये सब इन्वॉल्व करना है। मतलब जो कंटेम्पोरेरी इश्यूज है उससे कैसे-कैसे फिर इवॉल्व हुआ। फिर आप देखते हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली, तो हम लोग ज़्यादातर देख रहे थे कि हम लोग जो मॉडर्न टाइम्स का जो कुछ अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उस पे चर्चा कर रहे थे,
और उसी पे आगे पीछे घूम रहे थे। तो थोड़ा सा हम लोग को वो कंटेम्प्रेरी, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, साथ-साथ ग्लोबल पर्सपेक्टिव और डेटा फैक्ट्स, तो जैसा कि बताया, किसी ने बताया कि ग्लोबल जेंडर गैप पे बताया, बहुत अच्छा उन्होंने रैंक बताया कि इससे एक हार्मोनाइजेशन आएगा, जेंडर जस्टिस हो सकता है। तो बहुत लोगों ने अच्छा-अच्छा पॉइंट रखा है, बस थोड़ा-सा उसको और बेहतर तरीके से करना है और ये बेनिफिशियल तो होगा ही। अभी स्टार्टिंग है, तो कई बच्चे के पास कंटेंट होते हुए भी बोलने में थोड़ा-सा हेजिटेशन हो रहा था। वो धीरे-धीरे हो जाएगा, लेकिन प्रयास करते रहना है। रुपेश जी। तो नेक्स्ट काउंटर करना चाहते हैं सागर जी, तो हम सागर को ही मौका देते हैं कि कैसे काउंटर करते हैं ये। जी सर। सर जैसे राजन जी ने कहा कि मतलब अगर कोई भी अफेक्ट होता है तो हमें उसको भी देखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिसमें बहुत सारी कम्युनिटी को या बहुत सारे लोगों को लाभ होता है, लेकिन ऐसे लोग हैं बहुत उसे नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस नियम को हटा दिया जाता है। जैसे सर मैं ये बताना चाहूँगा 498 ये जो था सीआरपीसी का, वो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ। कोर्ट ने भी कहा एक तरीके का ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, इस तरीके से उसने रेफर किया कि इसका इतना ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। अब यहीं पर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि वो नियम बनाए और हर कोई उससे लाभान्वित हो जाए। इसी तरीके से 11.5 करोड़ ट्राइबल आबादी है देश में, उसमें भी बहुत सारे लोग बहुत पीछे हैं जिनको हम लोग पीबीटीजी कहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी हमारे मतलब मेन धारणा में आ रहे हैं। तो उनके कस्टम की तो रक्षा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जो माइनॉरिटी है जिसके अंदर इनसिक्योरिटी है, उनके कस्टम की भी तो रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे मैं एक बिंदु रखूंगा, सपिंडा मैरिज। अब सपिंडा मैरिज हमारे हिंदुइज्म में इसको हम लोग जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसमें हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन जो कजिन मैरिज होता है मुस्लिम धर्म में अलाउ है। तो कौन डिसाइड करेगा कि इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्राची जी ने कहा सर कि जो मुता ये हलाला है, हलाला यूसीसी में लाने की जरूरत नहीं है, इसको तो अपने आप आउट करना चाहिए। ये एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक बुराई को नियम बना के हम हटा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लॉज बने हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का था या जुवेनाइल जस्टिस था। जिसको कुछ अगर बुराइयां दिखती हैं तो वो अलग कानून से, जैसे तलाके बिद्दत था उसको हटा दिया, लेकिन तलाके सुन्नत जो एक अच्छी व्यवस्था है, हम वो कह भी रहे थे कि नहीं ये ठीक है, इसको आप वैसे ही कर सकते हो। तो जब हम वैसे ही कर सकते हैं तो यूसीसी लाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा था सर जो पॉपुलेशन है 2.1 आ गई बिना कोई रिजिड लॉ लाए, क्योंकि लोग अवेयर होते जा रहे हैं, टाइम पे लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉलीगैमी खत्म होती जा रही है। इसी तरीके से ट्राइबल में एक पॉलिंड्री होता है जहां बहुपति प्रथा है, वे भी एक बुराई है। अपने ही देश में संविधान में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिनको हम लोग हटा देते हैं, जैसे 371 ए बी सी डी जी, ये यहाँ तक पढ़ते जाएंगे तो जो भी संविधान के डायरेक्ट लॉ हैं वो वहाँ अप्लाई ही नहीं होते हैं, क्योंकि हमें हर किसी के कस्टम का ध्यान रखना पड़ता है। तो देश और इसके साथ बहुत समस्याएं भी पैदा होती हैं। बहुत सारे जो जैसे बाहर के शत्रु देश भी हैं जो हमारे यहाँ का सांप्रदायिक सिस्टम होता है उसी का लाभ उठा के उसको जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें समय के साथ अपने आप खत्म होती जा रही हैं। जब हम लोग ट्राइबल के लिए वेट कर सकते हैं 10, 15, 20 साल, और हम देखते जा रहे हैं कि जो सोशल बुराइयां वो खत्म होती जा रही हैं, तो इसको जबरदस्ती इम्पोज करना मेरे समझ से कहीं ना कहीं एक तरीके से ये देश के विकास को भी रोक सकता है और लोग की जो सिक्योरिटी की भावना है उसको भी डैमेज करता है। जी सर। आपका मेन कंसर्न है कि चीजें सामाजिक तरीके से अपने ही धीरे धीरे ठीक हो जाएं, हर चीज के लिए लॉ लाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे देश में पॉपुलेशन कंट्रोल लगभग ऑटोमेटिकली हो गया, विद एजुकेशन टाइम आने के साथ लोग शिक्षित, पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो गया। तो चलिए मैं अगले को मौका देता हूँ। पहले जो एक बार नहीं बोल पाए उन्हें मौका दूंगा, अब उसके बाद फिर जो लोग अपना दोबारा बोलना चाहेंगे उनको मौका दिया जाएगा। समय भी काफी हो चुका है, तो अभी जो कुछ लोग नहीं बोल पाए हैं, एक अमित हैं, संस्कृति हैं, कनक हैं और रिचिका हैं, तो अमित को मौका दिया जाए। यस सर। सर मैं सागर जी के बातों को काउंटर करना चाहूंगा। यूसीसी किसी भी रीजन के खिलाफ में नहीं है, बल्कि अगर किसी भी रिलीजन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसके खिलाफ में यूसीसी है। फॉर एग्जांपल सर, जैसे कि पारसी धर्म में अगर कोई मेल पर्सन अगर दूसरी शादी करता, मतलब दूसरे कास्ट में करता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट किसी अगर पारसी महिला अगर करती हैं तो उन्हें उनके कम्युनिटी से बाहर कर दिया जाता है। जहाँ तक बात माइनॉरिटीज के साथ में, तो सर जहाँ तक एसटीज का बात है, तो शेड्यूल ट्राइब्स को ना बहुत समय से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है। जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम में हम लोग देखते हैं सीएसटीज को क्यों मिला, क्योंकि उनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है। बट माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के साथ में कभी भी
ऐसा कुछ इनजस्टिस नहीं हुआ रीजन ये मामले में। और इसीलिए हम चाहते हैं कि यूसीसी आए ताकि किसी भी रीजन में जो भी डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं के खिलाफ है उसको खत्म किया जा सके। यहाँ तक कि शाहबानो केस, सरला मेडिकल केस, हर हर केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि यूसीसी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो यही पॉइंट बोलना चाहूंगा सर। ओके ओके। नेक्स्ट संस्कृति। यस सर, मौका देने के लिए शुक्रिया। सर यूसीसी बहुविवाह, तलाक, गोद लेने जैसी प्रथाओं जैसी चीज़ों के लिए कानून लाया जा रहा है, जिसमें महिला सशक्तिकरण के मुद्दा को ज़्यादा जोर दिया गया है। ये न्यायोचित है सर कि अगर एक देश की दो बेटी, एक हिंदू और एक मुस्लिम को दो तलाक लेने की प्रक्रिया अलग हो, शादी की प्रक्रिया अलग हो, तो न्याय कैसे होगा सर? जैसे कि हम लोग बैंक जाते हैं तो वहाँ समानता देखते हैं, रेलवे की टिकट में समानता देखते हैं, लेकिन जब शादी और तलाक के मुद्दे आते हैं तो वहाँ पे समानता खत्म हो जाती है, लोग धर्म की दुहाई देने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। एक 70 साल की महिला को अगर तलाक दे दिया जाए तो वो कहाँ जाएगी और कहा जाएगा कि मैं उन्हें 3 महीना ही मेंटेनेंस दूंगा, तो ऐसे कैसे चलेगा? जबकि दूसरे धर्म में अगर वो बाई कोर्ट आते हैं तो उन्हें ताउम्र जब तक वो दूसरी शादी ना कर ले उन्हें मेंटेनेंस मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अगर उसको लगे कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ तो तलाक करके निपट जाते हैं। जबकि अगर हिंदू मैरिज में आए तो बाकायदा प्रोसेस से, कोर्ट से आएंगे, और जब तक कि कानूनी प्रक्रिया, तलाक की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए तब तक वो पुरुष दूसरी शादी नहीं कर सकते। उनको हमेशा ही कानूनी प्रक्रिया का भय रहता है। इसलिए एक देश में एक कानून होना चाहिए ताकि देश की सभी बेटियों के साथ न्याय हो, लैंगिक पूर्वाग्रह दूर हो। सदियों से महिलाएं उपेक्षित रही है सर हमारे देश में। यूसीसी एक ऐसा माध्यम आया है जहां सभी को एक जैसा न्याय मिलेगा। दैट्स इट सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पंकज। मैं सर संस्कृति जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा। ये तमाम देश है, जैसे इवन आपका जो इस पाकिस्तान भी होगा, इस्लामिक जो कंट्री है वहां पर भी यूसीसी लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। वहां पर भी कोई भी पर्सनल लॉ ये सब लागू नहीं है। तो हमें अगर देखें कि हमें देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाना है, देश के टॉप मोस्ट इकोनॉमी बनाना है, सब सुविधाएं हमें चाहिए डेवलप कंट्री का, और लेकिन नियम लगाएंगे क्या? तो वही पुरातन वाला, तो इस्लाम मतलब कि जो भी रिलीजियस बेस वाला। तो हमें वो सभी चीजें भी तो देखनी है। उसके बाद जो ह्यूमन के महिलाओं के साथ इनजस्टिस हुआ हिस्टोरिकल, तो उसको भी देखना है, ध्यान रखना है। और उसके बाद आपका यही सब है सर। ओके ओके। तो लगभग पहले टाइम जितने भी लोग बोलने वाले उन्होंने अपना बात रख लिया है। 1-2 लोग हैं जो दोबारा बोलना चाहते हैं। एक रंजन है, इनको मौका दिया जाए। रंजन बताइए। हाँ जी सर, जैसे मैं विवेक जी ने कहा कि कुछ लॉज का मिसयूज हो रहा है, जैसे उन्होंने आर्टिकल 498 सेक्शन 498 का बात किया। तो मानते हैं कि कुछ कानूनों का मिसयूज हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस कानून का अगर मिसयूज हो रहा है तो जो बने बनाए कानून उनको हटा दिया जाए, या जो नए कानूनों का आने का रास्ता साफ हो सकता है। तो सिर्फ इस डर से कि उसका मिसयूज होगा उसको हम आने ही नहीं देंगे। उसका जरूरत पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन की, उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाए। आर्टिकल सेक्शन 498 में जो भी मिसयूज हो रहे हैं उनमें थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, ना कि कानून पे सवाल उठाने की। और एक साथी ने कहा था कि जैसे सती प्रथा हो, हमारा सती प्रथा वाला जो एक्ट रहा मॉडर्न टाइम्स में, या फिर जो विधवा पुनर्विवाह वाला चीजें रहा, तो हमारे जो भी समाज सुधारक थे जैसे राजा राम मोहन राय या ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये लोग काफी समय से प्रयास करते आ रहे थे धीरे धीरे चीजों को अपनी जगह पे लाने का। लेकिन जब तक कानून नहीं आया तो इसको पूरे तरीके से रोक लगाने में उतना मदद नहीं मिलता। तो अवेयरनेस बहुत लंबा टाइम लेता है, और जहां तक है कि धीरे धीरे हम लाएंगे तो 75 साल हो चुके हैं आजादी के। इसको सिर्फ इस इंतजार में कि और धीरे धीरे ये समय पे अपने आप ठीक हो जाएगा, इसको हम लोग और डिले नहीं कर सकते हैं। एक साथ नहीं, यूसीसी को हम पूरे एक साथ बल्क में नहीं लाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे थोड़ा थोड़ा करके ले आ सकते हैं। ट्राइबल्स की जहां तक बात है, तो ट्राइबल्स में बहुत सारे ट्राइबल्स के भी डिफरेंट कैटेगरीज है। ट्राइबल धीरे धीरे मुख्य धारा में आ रहे हैं, लेकिन जो अगर नॉन ट्राइबल्स की बात करें, वो लोग मैक्सिमम लोग मुख्य धारा में है, तो हम उनसे शुरुआत कर सकते हैं। और ट्राइबल्स को बाद में हम जो कि थोड़े अंदरूनी ट्राइबल्स उनको बाद में लेके आएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत है सर कि इसमें बार बार इसको
शामिल किया जा रहा है कि धर्म के खिलाफ है या धर्म के खिलाफ। ये धर्म के खिलाफ नहीं है सर, ये धर्म में जो कुरीतियां फैली हुई है और वो भी गैर धार्मिक मामले हैं, धर्म के अंदर ही गैर धार्मिक मामले हैं। तलाक हो, शादी हो, मेंटेनेंस हो, इनहेरिटेंस हो, और चाहे आपका वो एडॉप्शन हो, ये सारी चीजें जो है धार्मिक मामलों से अलग है। तो इसलिए इसको हमको धर्म के एंगल से देखने से थोड़ा सा बचना होगा। गुड 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 रंजन। नेक्स्ट रीचा पटेल। यस सर मैं बोल दूँ। संस्कृति जी ने और उनके बाद के जो वक्ता थे उन्होंने जो बोला, उनकी बातें डिबेट से ज्यादा पॉलिटिकल स्पीचेस लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उनकी भावनाएं आहत हो गई हैं, इस प्रकार से उनकी बातचीत थी। मैं उसको इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। माइनॉरिटी जब तक यूसीसी लागू नहीं हुआ है तो हम महिलाओं के अधिकार और रक्षाओं की बात कर रहे हैं, बट जब ट्राइबल महिलाओं की अधिकारों और उनके जेंडर जस्टिस की बात होती है तो हम कहते हैं कि समय के साथ वो मुख्य धारा में आ जाएंगे और वो शामिल हो जाएंगे। दे कैन टेक टाइम बट नॉट द माइनॉरिटीज। व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? यूसीसी इफ फॉर माइनॉरिटीज देन इट शुड बी फॉर ट्राइबल्स आल्सो एट द सेम टाइम। और हमें लगता है कि किसी खास कम्युनिटी को समय चाहिए तो सबको समय चाहिए। एक चीज है। दूसरा, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी लागू किया हुआ है तो हमें भी लागू करना चाहिए, तो वी शुड टेक इन कंसिडरेशन कि पाकिस्तान एक इस्लामिस्ट नेशन है और उसने इस्लामिस्ट शरिया को लागू कर रखा है अपने यहाँ, और वहाँ पे अहमदिया कम्युनिटी को राइट्स नहीं है। तो जो मेजॉरिटी है उनको राइट्स हैं और उनके राइट्स को ऑल द नेशन का राइट बना के माना गया है। द वे फॉरवर्ड शुड बी, जैसा कि पहले सागर जी ने जो कहा है कि देयर आर सम इश्यूज जिसको अलग से कानून बना के हटाया जा सकता है, जो हटाया जा रहा है, जो किया जा रहा है, लाइक ट्रिपल तलाक जिसको हटाया गया है, लाइक वक्फ के लिए नियम लाए गए। तो अलग से जो बुराइयां, जेंडर ओवरऑल जो सारे फेवर में है या अगेंस्ट में है, जो लोग वक्ता है, सबका जो एक मेन जो मोटिव ऑब्जेक्टिव है वो है जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस। तो उसको, उस चीज को लागू करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए उससे रिलेटेड कानून बनाया जा सकता है, पर्सनल लॉज में अमेंडमेंट किया जा सकता है। बिसाइड्स दैट, भारत की खूबसूरती है उसकी डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, तो उसको प्रिजर्व रखने की जरूरत है, पर साथ ही ह्यूमन राइट्स और जेंडर जस्टिस को इंश्योर करते हुए। दैट्स ऑल, थैंक यू। गुड। नेक्स्ट ममता और उसके बाद प्राची सर। तो ममता अपना पॉइंट रखें। सर मेरा पॉइंट ये है कि जो यूसीसी है, एक्चुअली जो हम बहुत से मेरे मतलब दोस्त हैं, उन्होंने ये बोला कि यूसीसी जो है वो उनके धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाता है, जबकि यूसीसी जो है वो उनकी प्रथाओं को, विवाह करने की जो प्रथा है, प्रैक्टिस है, उस पर नहीं वो वार करता है। उसमें मेन है कि विवाह के उपरांत या उत्तराधिकार के प्रभावों को हम एक तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, ना कि आप विवाह किस तरीके से करेंगे उस पर वो आप अपने कस्टम्स का जैसा भी है आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर वो आपके साथ विविधता को बनाए रखता है। लेकिन अगर विवाह के बाद क्या उसके प्रभाव होते हैं, कैसे उसके राइट्स हैं, वो वहाँ पर एकीकरण की बात करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसको एक अफर्मेटिव रूप में लेना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि सर जब मान लीजिए हमारे यहाँ महिलाएं अभी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, समाज में वो नहीं है, तो हम उस तरीके से एक धर्म विशेष को एक अलग तरीके से देखते हैं कि इनके यहाँ वैसा होता है, तो इस तरीके से हम उसको डिस्क्रिमिनेशन भाव में देखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जब हम एक जैसे ट्रीट होंगे तो हम वहाँ पर विभेदीकरण नहीं पाएंगे। और दूसरा मुझे ये लगता है कि जैसे कि किसी भी धर्म में जो नए नए सिनेरियोज हैं, मान लीजिए जैसे हिंदू धर्म में ही आपने मुझे दिया तो मुझे वो एग्जाम्पल से याद आया, किसी ने विवाह कराया 2012 के बाद से सारी शादियाँ रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी कितनी शादियाँ रजिस्टर्ड होती हैं उसका एक बहुत बड़ा डेटा हमें मिल सकता है कि जो नहीं होती हैं। फिर किसी ने दूसरी भी शादी कर ली तो फिर उसके तो हक चले गए, तो फिर हम उसको कैसे डील करेंगे। तो हो सकता है कि इस तरीके के नए जो आयाम्स हैं वो हम जोड़ सकते हैं, और जो इतने सारे जो जटिल सारे कॉम्प्लेक्सन है उनका हम एकीकरण करके एक ला सकते हैं। तो इससे हमें समझने में भी आसानी होगी और न्याय देने वालों को भी आसानी होगी। तो मुझे लगता है कि है। और फिर मेरे एक दोस्त ने बोला था कि समाज में 2.1 फर्टिलिटी आ गई। ठीक है, मानते हैं समाज में एक्चुअली में परिवर्तन की जो होती है प्रकृति दो प्रकार से होती है। आप एक क्रमिक दर पे आप परिवर्तन करते हैं और एक रेवोल्यूशनरी दर पर परिवर्तन करते हैं। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें एक्टिवली होना चाहिए, और हम आज़ादी के समय में ही था कि लागू किया जाए। तो अभी
70 वर्ष हो गए हैं, तो हमने क्रमिक दौर का वो वेट कर लिया। तो अब मुझे लगता है कि वो एक्टिवली रिवोल्यूशनरी फॉर्म में आना चाहिए, और लेकिन उसका हमें ये भी ध्यान में देना चाहिए कि जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि हमें सिर्फ न्याय होते हुए दिखना नहीं चाहिए, वो मतलब सिर्फ न्याय करना नहीं होना चाहिए, न्याय होते हुए हमें दिखना भी चाहिए। इसलिए हमें सारे वर्ग को मतलब उस विश्वास में लेना चाहिए, और उस वर्ग के जो भी लीडर्स हैं उनको उसमें लेते हुए उनके लीड और उनके समूह को वो उस तरीके से जागरूक करे, इसकी बहुत जरूरत है। और जो समाज का अग्रणी वर्ग है या जागरूक वर्ग है, उसको भी इस चीज को आगे प्रसारित करना है, मुझे ये लगता है। तो मैं इसके पक्ष में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट एक आलोक हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद प्राची बोलेंगे। पक्ष में बोलना चाहता हूँ सर। जी बताइए। जैसे जो भी लोग सर इंग्लिश में बोल रहे थे, पक्ष में जो भी लोग बोल रहे थे, 2-3 पॉइंट कॉमन था सर। जैसे एक तो सर जनजातीय लोगों का था सर कि वो एक्टिविटीज मतलब छूट जा रहे हैं, मतलब इनको छोड़ा जा रहा है। और फिर सर ये था कि मतलब में ये विविधता में एकता सर भारत का पहचान है। तो सर जैसे पीवीटीज की बात की जा रही है, तो सर जैसे मतलब में जब संविधान लागू हो रहा था, तो सर से इसको आर्टिकल 44 में रखा गया, लेकिन उस समय मतलब यूसीसी को नहीं लाया गया और धर्मनिरपेक्षता वगैरह भी नहीं लाया गया, क्योंकि उस समय परिस्थिति सर मतलब में वो सांप्रदायिकता का भावना वगैरह ज़्यादा था, तो उस समय इसको नहीं लगा था। लेकिन सर परिस्थिति अनुसार फिर जैसे जैसे मतलब में बदलते गया, वो सर फिर धर्मनिरपेक्षता को भी ऐड किया गया संविधान में। और फिर सर मतलब अभी जैसे यूसीसी भी सर जरूरी है, क्योंकि इतना सर सारा जटिल मतलब सिविल कोड में मामला है कि उसे जैसे कोर्ट वगैरह में भी इसका मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोर्ट का जैसे 5 करोड़ लगभग 5.5 करोड़ मामला कोर्ट में अटका हुआ है, तो उससे सर जस्टिस मिलने में सर भी होता है किसी को भी। और सर एक विविधता वाला बात हुआ सर, तो उसमें जैसे इससे हमको लगता है सर कि ये विविधता इसमें नहीं समाप्त हो रहा है किसी का, क्योंकि मतलब इसमें है कि सबके को इंकलकेट करके लाना है। तो मुझे नहीं लगता है कि सर इसमें विविधता समाप्त हो रहा है। तो सर थैंक यू। ओके गुड। प्राची। सर अभी हमसे पहले जो मित्र थे उन्होंने बोला यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी पे, हम उनसे बिल्कुल सहमत हैं। और जैसा कि एक और मित्र ने पहले ही बोला था कि ये जो आपका सिविल लॉज में जो बुराइयां हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो अगर इस तरह से देखा जाता तो और भी कई सारी प्रथाएं हैं, जैसे आपका अनटचेबिलिटी था, वो भी एक रिलीजियस चीज था, उसके लिए लॉ लाने की जरूरत ही नहीं थी, अपने आप खत्म हो जाता। तो चीजें समाज एक प्रिंसिपल से चलता है, पनिशमेंट के प्रिंसिपल से। अगर आपके पास डर नहीं होगा तो आप इस चीज को करने से रिफ्रेन कभी नहीं करेंगे। जो नियम है वो आपको एक सभ्य मनुष्य बनने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि मनुष्य का प्रवृत्ति होता है कि हमेशा सभ्य नहीं होता अंदर से। वो समाज में एक सिस्टम है जो उसको सभ्य बना के रखा है। तो इसीलिए जैसे कोई सिविल लॉ भी है, एक पर्टिकुलर रिलीजन में एक लॉ चल रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर रिलीजन के पीपल्स को गाइड कर रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में चलना है। लेकिन हर रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसे लूपहोल्स रहते हैं जिनका दुरुपयोग होता है। तो अब हम हर एक रिलीजन के लिए सिंगल आउट करके उस पर अलग अलग लॉ बनाएंगे तो इतने सारे लॉ हो जाएंगे भारत में कि एक लॉ दूसरे लॉ को काउंटर कर देगा। तो एक यूनिफाइड लॉ होना चाहिए जिससे कभी एक लॉ दूसरे लॉ को काउंटर नहीं करे। जैसे अगर हम लोग लें कि प्रेजेंटली जब हमारा जो बीएनएस आया नया, उससे पहले जो वुमेन राइट्स देखा जाए, जितने भी रेप के प्रोविजंस थे उसमें बहुत सारे काउंटर्स थे। उसमें खुद एक एक्सेप्शन था कि अगर महिला 18 साल से कम है और लेकिन पत्नी है तो वो एज अ रेप काउंट नहीं होगा। तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लॉ से लाके उनको काउंटर कर दिया जाता है। इसीलिए एन नंबर ऑफ लॉ से अच्छा है कि एक लॉ रहे जिसमें सभी चीजें यूनिफाइड और कोडिफाइड मैनर में रहें, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा आपको फॉलो क्या करना है एक्चुअली। इसीलिए तो हम लोग बिजनेस मॉडल में भी चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सिंगल विंडो क्लियरेंस हो। आपको बहुत सारे लॉ दे दिए जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
आपको फॉलो करने में ही तकलीफ हो जाएगी। वैसे ही ये सिर्फ मुस्लिम लॉज में नहीं है या फिर किसी दूसरे रिलीजन के लॉज में भी नहीं है, हिंदू लॉज में भी काफी सारे लूप होल्स हैं। जैसे हम एक मित्र ने भी सपिंड मैरिज के बारे में बात किया था। सपिंड मैरिज में होता है कि फादर साइड से 5 जनरेशन, मदर साइड से 3 जनरेशन की बात होती है। लेकिन आज के डेट में कितने लोग जानते होंगे हमारे तीसरे जनरेशन से पहले फादर साइड में कौन होंगे? मैरिज के टाइम कई बार सपिंड मैरिज हो भी जाता होगा गलती से, क्योंकि वो ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक उनके रिलीजियस कस्टम्स को इसमें हानि पहुंच रही है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में आपका 7 फेरे और सिंदूरदान की प्रथा है। लेकिन भारत में अगर हिंदू मैरिज देखा जाए तो 4-5 दिन का फेस्टिवल होता है, वो उसमें अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, तो उनको फॉलो करने का तो फ्रीडम दिया गया है। बस वो एक कंडीशन लगा दिया गया है कि आपको ये एसेंशियल प्रैक्टिस है पूरा करना पड़ेगा, फिर आपको अपना मैरिज रजिस्टर कराना पड़ेगा। जब आपका मैरिज रजिस्टर रहेगा तब आपको राइट्स मिलेंगी, वरना आप कोई राइट क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो रही है, क्योंकि आपने तो अधिकार क्लेम ही नहीं किया ना। जो अधिकार आपने क्लेम नहीं किया वो अधिकार आप उस अधिकार को मान कैसे सकते हैं कि हमारे पास है? नहीं मान सकते हैं। इसलिए चीजें हैं अपने आप तो ठीक होती हैं, हम मानते हैं, लेकिन उस चीज को ठीक होने के लिए एक नियम कानून की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभ्य समाज एक नियम से चलता है, तो नियम की आवश्यकता है। चाइल्ड राइट्स इसमें हमारा प्रिवेंट होगा, इनहेरिटेंस राइट भी प्रिवेंट हो रही है, जेंडर राइट की भी बात हो रही है। एक रिलीजियस सेंटिमेंट को यहाँ हर्ट नहीं करने की बात नहीं है, यहाँ अलग अलग जॉनर के राइट्स को प्रिवेंट करने की बात है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज से एक और महिला मित्र थी हमारी, ममता जी, उन्होंने भी कहा था कि भारत में कई मैरिज हैं जो क्या बोलते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लॉज होने के बाद भी रजिस्टर नहीं होते हैं। तो कई बार होता है कि डाइवोर्स जब देने की बात आती है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, डाइवोर्स का प्रक्रिया ही पूरा करने की जरूरत नहीं, मैरिज ही नहीं हुई है, तो वहां पे राइट वायलेट हो रही है ना। तो हमको उन राइट्स को प्रिवेल करने के लिए एक पर्टिकुलर लॉ चाहिए ना, कि लोग राइट वो अपने उस पर्टिकुलर प्रक्रिया को फॉलो करें। इसीलिए हम मानते हैं कि यूसीसी आएगा तो कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगी और लोगों को अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी अपने अधिकारों की। गुड गुड। थैंक यू सर। तो चलिए, काफी समय भी हो गया है, हम लोगों को 2 टॉपिक पे डिबेट करना था, एक टॉपिक में ही समय से ज्यादा हो चुका है, तो किया जा सकता है। आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रही। कैसा लगा ये डिबेट, आप हमें जरूर बताएं। हाँ सर, इसको आप कंक्लूड कर देते तो सर अच्छा है। अच्छा था सर, एक वे फॉरवर्ड दे देते इसका। कंक्लूड कर दीजिए सर। हेलो हेलो, आवाज इको हो रही है। आई थिंक मेरे तरफ से कोई टेक्निकल इशू है, मैं कंक्लूड करना स्टार्ट करूंगा तो कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे मुझे कंक्लूड करने में। टेक्निकल इशू है, वो बार बार डिस्टर्ब होगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। आ रही है आपकी आवाज, अभी सही आ रही है। हेलो, बोलिए सर। और बहुत सारा पॉइंट नहीं रख पाया है, वो कंक्लूजन में जाएंगे तो उसमें समय लगेगा, कम से कम तो 15-17 मिनट का कंक्लूजन ही रहेगा, और उसके बाद उसके पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें अभी पढ़ाने बाकी है, तो उन दोनों चीजों को मैं पढ़ा भी दूंगा और उसका कंक्लूजन में बता भी दूंगा। और लगभग जो प्राची जी ने कहा कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी होनी चाहिए, और हर चीज जो है कि सोसाइटी से नहीं होता है, सोसाइटी में जो रिफॉर्म आते हैं वो काफी समय बाद आते हैं, जबकि अगर कोई लीगल रिफॉर्म उसके ऊपर लाया जाता है, वो कहते हैं ना कि हर बात अगर मतलब गुलाब फूक के फूल देने से काम हो ही जाता तो पुलिस के हाथ में डंडा क्यों दिया जाता है। तो कानून हमेशा एक थोड़ा सा जो है कि डर का भी काम करता है और एक रिफॉर्म लाने का प्रक्रिया है। लगभग सहमत हूँ, और मैं यूसीसी के पक्ष में ज्यादा हूँ, इसके विपक्ष में जो भी चीजें समस्याएं हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए, जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, जो हमारे ट्राइबल्स के प्रैक्टिसेस हैं, या हिंदू धर्म के ही अंदर अलग अलग रिचुअल्स हैं, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक कॉमन सिविल कोड बनाने की ओर हमें जरूर बढ़ना चाहिए। अगर हिंदू मैरिज एक्ट में आज परिवर्तन आया है
आज हिंदू समाज में इतना परिवर्तन आया है, तो इसका एक ही श्रेय जाता है 1956 में जब हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया था, तो भी हिंदू धर्म में धीरे धीरे परिवर्तन आया। अदरवाइज आप जानते हैं कि हिंदुओं को भी 2-3 पत्नियां कॉमन होती थी। आप दादा परदादा में देखेंगे तो आपके ही दादा परदादा के घर में 2-3 पत्नियां आराम से निकल जाएंगे। जो भी पर्दा प्रथा था, बहु विवाह प्रथा था, वो हिंदुओं में भी उसी वो कुरीतियां उसी तरीके से थी। इवन सती प्रथा को अगर समाप्त करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया जाता तो आज भी सती हमारे यहाँ जलती रहती। क्या पता, हो सकता है ऐसा होता। तो समाज प्रोग्रेस करता है, और जब फ्रांस 1807 में कर सकता है तो इंडिया इतना लेट क्यों करे। तो चीजें सामाजिक तौर पे परिवर्तन होगी, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रह के प्रोग्रेसिव चीजों को सोचना, लोगों को बताना और उसके बाद धीरे धीरे समाज को आगे बढ़ाना भी हमारे राजनेताओं का काम है। और कानून के माध्यम से भी जी अगर चीजों को लागू करने की आवश्यकता हो तो लागू किया जाएगा। दूसरा, जो कोर्ट में बहुत सारे मामले थे पेंडिंग हैं, आप जाके देखेंगे जो व्यवहार न्यायालय होता है उसमें भी परिवार न्यायालय होता है, जो उसमें प्रिंसिपल जज बैठते हैं, उसको हम लोग जिला में प्रिंसिपल जज बोलते हैं। तो प्रिंसिपल जज के सामने कितने सारे ऐसे केसेस जाते रहते हैं डिवोर्स के। तो इसको कम करने के लिए अगर यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो सबको पता रहेगा कि हाँ क्या होना है, नहीं होना है। रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आप जानते हैं कि जो प्राची ने कहा कि तलाक अगर दे देते हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि अब आप तलाक लेंगे या नहीं लेंगे, डिवोर्स का क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या बनेगा। तो रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। हाँ, लेकिन सरकार को यूसीसी बनाने वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। उत्तराखंड में जो कानून बनाया गया कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। और वो अनिवार्य इतने फोर्सफुली तरीके से किया गया कि 18 या 14 दिन का रूल है। वो काफी लगता है कि जो मनुष्य के अपने अधिकार हैं, जो आर्टिकल 21 में हमें पर्सनल राइट्स मिले हैं, उसका भी बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि आज हमारा सोसाइटी उस तरीके से नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप एक नए कॉन्सेप्ट में आ रहा है, और भी चीजें हैं, सिचुएशनशिप्स वगैरह बहुत सारी चीजें डेवलप हुई हैं। तो उनका भी सम्मान, मॉडर्न वैल्यू का भी सम्मान करते हुए हम लोग जो है कि समाज में आगे बढ़ेंगे। मैं तो अभी एक सतही तौर पे बता रहा हूँ, इसका एक एक करके डाटा आंकड़े के साथ मैं बात करूंगा और उसको अच्छे तरीके से जो है कि कंक्लूड करके चीजों को आगे लेके हम लोग जाएंगे। हमारे बात से आप पक्ष में सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट है। अगर आप वो सहमत हैं तो हमें लिख के जरूर बताइए, नीचे कमेंट कीजिए और बताइए। फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन पे बात करेंगे, और उसका भी आपको समय जल्दी बता दिया जाएगा कि किस दिन हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन पे डिबेट करने जा रहे हैं। और जो छात्र इस डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि 70th बीपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है जिसमें हम लोग डिबेट कर रहे हैं। तो जो छात्र हमारे पेड प्रोग्राम के थे उन्होंने भाग लिया, और जो छात्र पेड प्रोग्राम के नहीं थे उनको हम लोगों ने सुनने का मौका दिया। तो उन सभी छात्र छात्राओं का जो हमारे इस डिबेट में पार्टिसिपेट किए, जो लोग सुनने के लिए आए, सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद और गुड नाइट सभी को। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।